जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे संविधान की, संविधान के वर्गीकरण की, संविधान के प्रकार की, कि संविधान क्या होता है, कैसे होता है, इसके काम क्या हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आज का 2 सेशन में कंप्लीट होगा। पहला सेशन होगा थ्योरेटिकल और दूसरा सेशन होगा 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। वो 15 बहुविकल्पीय प्रश्न उसी थ्योरेटिकल सेशन के आधार पर तय होंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और उसके आधार पर उन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। संविधान का अर्थ एवं परिभाषा। संविधान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का निर्माण कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिए, राजनीति विज्ञान में ज़्यादातर जो शब्द आए हैं वो या तो ग्रीक से आए हैं, ग्रीक भाषा से, ग्रीक मतलब यूनानी, या ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा से आए हैं। तो ध्यान देना है कि कौन सा शब्द किस भाषा से निर्मित हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम राजनीति की ही बात करें तो राजनीति शब्द, ये इसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का निर्माण किससे हुआ है, पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द का जो पॉलिश शब्द है वो किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का। तो ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ही संविधान किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। तो चलिए संविधान की परिभाषा। संविधान एक मौलिक कानून है जो किसी देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। संविधान में वो सारे नियम लिखे होते हैं कि कौन क्या करेगा, किस तरह से करेगा और किसके कितने अधिकार हैं, कितने कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो चलिए, इस संविधान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों के अनुसार दी है, तो उनके शब्द बड़े मायने रखते हैं। एग्जाम में उनकी परिभाषाएं आती हैं, तो ध्यान दें, इन परिभाषाओं को आपको याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइसी के अनुसार, या डाइसी क्या कहते हैं, डाइसी दरअसल ब्रिटिश नागरिक हैं या ब्रिटिश विद्वान हैं, जिन्होंने कई मामलों में अपनी राय दी है, और इनके जो स्टेटमेंट हैं अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। आपको शब्द कठिन लगेंगे, जैसे ही धीरे धीरे आप वीडियो देखते जाएंगे हम कंप्लीट करते जाएंगे बहुत सारे मुद्दों पर, जैसे प्रभु सत्ता क्या होती है, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, अध्यक्षात्मक क्या होता है, संसदात्मक क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, अधिकार क्या होती है, सारे वीडियो हम आपको धीरे धीरे आपके सामने लेकर आएंगे। तो शब्दों से ज़्यादा विचलित होने की कोई खास आवश्यकता है नहीं आपको। तो डाइसी ने ये कहा है कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। चलिए, इसी प्रकार अन्य विद्वान हैं जिनमें गिलक्राइस्ट, सी एफ स्ट्रॉन्ग, फाइनर, ब्राइस वगैरह वगैरह विद्वान अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, संविधान उन लिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। इसी प्रकार CF स्ट्रॉन्ग क्या कह रहे हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें इस बात का। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, फाइनर क्या कह रहे हैं, राज्य मानवीय संघ है। संघ के बारे में भी कई अगले वीडियो में, किसी न किसी वीडियो में हम बताएंगे विस्तार से कि संघ क्या होता है, जिसमें उसके नागरिकों तथा संबंधित तत्वों के बीच एक शक्ति संबंध शासन का है। यह शक्ति संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निवास करता है। इन मौलिक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था ही संविधान है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2-3 बार ये एग्जाम में आ चुकी है। संविधान शक्ति संबंधों की आत्मकथा है। ये किसका स्टेटमेंट है, फाइनर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राइस के अनुसार संविधान कानून के माध्यम से तथा उसके द्वारा राजनीतिक समाज की एक संरचना है, अर्थात ऐसा ढांचा जिसमें प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति या उसके सदस्य अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये विभिन्न परिभाषाएं थी संविधान के बारे में। तो संविधान के कार्य और महत्व के बारे में आगे पढ़ लेते हैं कि संविधान के कार्य और महत्व क्या है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जो किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य के जो नागरिक हैं वो उस संविधान के नियमों, संविधान में उल्लिखित नियमों को मान सकें। ऐसे नियम होने चाहिए जिसमें सबका
सबका भला निहित हो, सबके उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। संविधान का दूसरा काम क्या है? संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और उस शक्ति का मतलब उस सरकार का निर्माण कैसे होगा। शक्ति किसके पास होगी और उस शक्ति जिसके भी पास होगी किस प्रकार से होगी। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार का निर्माण होगा और सरकार के निर्माण के लिए चुनाव वगैरह जो होते हैं, ये बात कह रहा है। संविधान का तीसरा काम क्या है? वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन न कर सके। इसकी बात, इस जो तीसरा कथन है वह ये बताता है कि ऐसे अधिकार दिए जाए नागरिकों को कि उन अधिकारों को सरकार भी उनसे छीन ना पाए, मतलब सरकार पर प्रतिबंध लगाए संविधान। तो नागरिकों के लिए बहुत अनिवार्य होता है संविधान, वह सरकार पर भी प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि नागरिक अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे या असीमित उनको अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। उन पर भी जन कल्याण में, नागरिकों के सबके या सामूहिक हित में उन पर प्रतिबंध लगाए। संविधान का ये चौथा काम भी है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता भी प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, सामूहिक रूप से जनता का भला कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। और ये उचित परिस्थितियां इस आधार पर भी हो सकती हैं कि वह सरकार जो जनता के या नागरिकों के कुछ अधिकारों पर उचित प्रतिबंध भी लगा सके। तो CF स्ट्रॉन्ग क्या कह रहे हैं इस संदर्भ में, संविधान के कार्यों के संदर्भ में? CF स्ट्रॉन्ग ने संविधान का कार्य सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना बताया है। सरकार किसी भी राष्ट्र, राज्य, देश में जो सरकार होती है उस पर एक प्रतिबंध भी लगता है, जैसा कि मैंने बताया था संविधान का जो कार्य हुआ करता था। तो CF स्ट्रॉन्ग ने ये परिभाषा बताई है, ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अरस्तू ने बताया है कि संविधान राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। राज्य के कार्य, यहाँ राज्य के कार्य से आशय विशेष रूप से सरकार के कार्य भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि राज्य का जो मूर्त रूप होता है वह सरकार होती है। क्योंकि राज्य को तो आप देख नहीं पाते या राज्य को महसूस नहीं कर पाते, सामान्य रूप से उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? सरकार। संविधान के महत्व को स्पष्ट करते हुए जेलीनेक ने कहा है, जो जेलीनेक ने कहा है ये शायद वह प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन है। आप इसको इस बात से भी देख सकते हैं कि भारत का जब संविधान लागू हुआ उससे पहले भी, या मुगल काल में, सल्तनत काल में, मौर्य काल में, या जब कोई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुई है तो उसमें भी कोई ना कोई संविधान अवश्य रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में लिखा है कि संविधान के बिना सरकार अधिकार के बिना शक्ति के समान है। कोई भी सरकार उसके पास अधिकार बिना शक्ति के समान है। कोई अधिकार नहीं है, शक्ति है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? संविधान बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। ठीक है, तो ये टॉमस पेन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, संविधान का वर्गीकरण। संविधान को 3 आधारों पर 6 भागों में बांट सकते हैं। आधार 3 हैं, समझ लेते हैं कैसे। संविधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रमुख आधार कौन कौन सा? 1, 2, 3। 3 आधारों पर 6 भागों में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ लेते हैं कैसे। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, निर्मित और विकसित। दूसरा, संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर लिखित और अलिखित। इनकी परिभाषाएं आगे देखेंगे। संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर, संविधान में कितना परिवर्तन किया जा सकता है, उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, लचीला और कठोर। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर जो संविधान होता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निर्मित और विकसित। जो निर्मित संविधान की परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसे संविधान जिनको निश्चित समय पर एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित या लेखबद्ध किया जाता है, ऐसा संविधान क्या कहलाता है? निर्मित संविधान। जैसे भारत का संविधान एक निश्चित समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा। ध्यान दें कि निश्चित संविधान सभा, तो भारत का जो संविधान का निर्माण किया है किसने किया है? संविधान सभा ने। ऐसे ही अमेरिका का निर्माण भी संविधान सभा ने किया। तो ज़्यादातर आज के जो संविधान है भारत में, पूरी दुनिया में, वो सब कैसे संविधान है? सामान्य रूप से निर्मित संविधान है।
निर्मित या लिखित की। वर्तमान में लगभग सभी देशों में संविधान निर्मित है, लगभग सभी देशों में, सारे देशों में नहीं, लगभग सारे देशों में। निर्मित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका का संविधान है, जिसका निर्माण तत्कालीन 13 राज्यों द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया। तो ये 13 राज्य से आशय क्या है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें प्रारंभ में 13 उपनिवेश थे, उनको 13 राज्य कहा जा रहा है। ठीक है। विकसित संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान या ऐसे संविधान जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान द्वारा नहीं किया गया, निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता। वे लंबे राजनीतिक विकास का परिणाम होते हैं। इनमें प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाज तथा न्यायालय के निर्णयों एवं राजनीतिक चेतना की मुख्य भूमिका होती है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्रिटेन में जो संविधान निर्मित हुआ है, हालांकि वो अलिखित भी है, इसको ध्यान दें, लेकिन हम फिलहाल 2 आधारों पर कर रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर। तो कैसा संविधान है? निर्मित नहीं है। कैसा है? विकसित संविधान है, जिसका समय समय पर उसमें व्यवस्थाएं जुड़ती गई, जैसे कोई पद आया, द्विसदनात्मक हुई, मौलिक अधिकार आए, तो ये किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं लाए गए या किसी निश्चित समय में नहीं हुए। ये धीरे धीरे साल दर साल, 100 साल, 200 साल, इतना समय इनमें धीरे धीरे लगता गया। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो 15 जून 1215 में राजतंत्र व्यवस्था आज भी है। एक बार बीच में राजतंत्र व्यवस्था जो खत्म हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी अपनाई गई। तो धीरे धीरे वहाँ समय समय पर अलग अलग टाइम पर क्या हुआ है कि व्यवस्थाएं निर्मित हुई हैं, सॉरी क्या हुई है, विकसित हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर लिखित और अलिखित संविधान। दरअसल इसको ऐसे समझ लेते हैं कि किसी देश के संविधान में कितना भाग लिखित है और कितना भाग अलिखित है, इसी आधार पर उसको लिखित और अलिखित संविधान में बांटा गया है। ऐसे संविधान जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है, इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति अथवा संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है। यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है। इसके विकास में परंपरागत परंपराओं, न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल इत्यादि देश कैसे संविधान के उदाहरण हैं? अलिखित संविधान के। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसी भी देश का संविधान न तो पूरी तरह से लिखित होता है और ना ही पूरी तरह से अलिखित होता है। इंग्लैंड के संविधान को भले ही अलिखित कहा जाता हो, लेकिन बहुत सारे वहाँ एक्ट आए हैं लिखित रूप में, न्यायालय के निर्णय आए हैं लिखित रूप में, लेकिन वो एक साथ एक ही स्थान पर या एक ही पुस्तक में लिपिबद्ध नहीं है। इसके कारण उनको अलिखित संविधान कहा जाता है। और जो संविधान लिखित हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ वहाँ पर परंपराओं के आधार पर भी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलिखित संविधान के क्या गुण हैं? अलिखित संविधान के गुण हैं एकात्मक शासन, या इसको विशेषताएं भी कह सकते हैं कि अलिखित संविधान की क्या विशेषताएं हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में संभव है, ये समय के साथ परिवर्तनशील होता है, क्रांति की रोकथाम होती है। क्रांति सामान्य रूप से जब होती है जब कोई कानून रिजिड हो जाता है और वह कानून बदलना अनिवार्य हो जाता है। तो जब परिवर्तनशील या इस तरह के संविधान होते हैं लिखित, उनमें चीज़ें आसानी से बदल जाती हैं। क्रांति की रोकथाम भी होती है। संकट काल के लिए श्रेष्ठ होता है। संकट काल में क्या व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, उसके लिए संविधान में संशोधन की संशोधन की ओर देखने की, संविधान में संशोधन करने की ओर देखने की खास आवश्यकता नहीं है। तो संकट काल के लिए ये श्रेष्ठ होता है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। संघात्मक शासन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। संघात्मक शासन में क्या होता है कि शक्तियां बटी हुई होती हैं केंद्र और राज्यों में। तो केंद्र और राज्यों में जो समझौता होता है, संधियां बटी हुई होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिखित ही हो सकती हैं। इसी आधार पर संघात्मक शासन में लिखित संविधान अनिवार्य है। अस्थायित्व, बिल्कुल अस्थायित्व ही है, कोई स्थायित्व नहीं है उसका अलिखित संविधान का। स्पष्टता नहीं होती, निश्चितता का अभाव होता है। शासन करने वाली संस्थाओं के निरंकुश होने की संभावना होती है और अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुपयुक्त होती है। अधिकार आपके लिखे होते हैं लिखित संविधान में, तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भले इंग्लैंड में जो अधिकार हैं या संविधान लिखित नहीं है तो वहाँ अधिकारों की रक्षा नहीं होती। लेकिन फिर भी ये साधारण बातें हैं या नियम हैं जो मान लिए गए हैं, जो तय किए गए हैं। लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसका अधिकाधिक भाग, ज़्यादा से ज़्यादा भाग
एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे जाते हैं। ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सभी देशों में लगभग लिखित संविधान है। लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। लिखित संविधान के वही गुण जो अलिखित संविधान के दोष थे। सामान्य रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, अनिवार्य है स्पष्टता और निश्चितता, शासन करने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण एवं कार्यों का वितरण, अधिकारों की रक्षा हेतु उपयुक्त। इसी प्रकार इसके कुछ दोष भी हैं। लिखित संविधान के प्रमुख दोष क्या हैं? परिवर्तनशीलता नहीं है, मतलब आसानी से परिवर्तनशीलता नहीं है। कम लचीलापन, अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर अधिकार हैं लिखे हुए हैं लिखित संविधान में तो वहाँ मौलिक अधिकार आपके सुरक्षित ही हैं, और इंग्लैंड में लिखे नहीं हैं तो वहाँ असुरक्षित है, ऐसा नहीं है। क्रांति के कारण संकट काल के समय उचित नहीं होता। ब्रिटेन के संविधान, इसको आगे पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान के एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित न किए जाने तथा लिखित न होने के कारण, एक विद्वान है फ्रांसीसी डी टॉकविले, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है ही नहीं। उन्होंने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को नकार दिया है। लेकिन जब संविधान के आपने 6 पार्ट किए हैं, भाग वर्गीकरण किया है 6 में, तो अलिखित संविधान को भी संविधान माना है, निर्मित संविधान को भी संविधान माना, विकसित संविधान को भी संविधान माना है। तो विकसित संविधान जब संविधान है और अलिखित संविधान संविधान है, तो टॉकविले का ये कथन कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है अपने आप में ही गलत साबित हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत आता है एग्जाम में कि किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है या ब्रिटिश संविधान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। ये 2 विद्वान हैं, एक तो टॉकविले है, दूसरा और विद्वान है, ये फ्रांस का विद्वान, सॉरी ये अमेरिकी विद्वान है और ये फ्रांसीसी है, थॉमस पेन। ये दोनों ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को नकारते हैं। अब आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। कोई संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है और ना ही अलिखित, ऐसा मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन हैं? गार्नर, ब्राइस और लीकॉक। गार्नर ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, ये भी बहुत आता है। किसने कहा कि लिखित तथा अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर होता है, प्रकार का नहीं। किसने कहा? ये गार्नर ने। तो ये लाइन भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर लचीला एवं कठोर संविधान, मतलब उसको कितना परिवर्तित किया जा सकता है, तो और परिवर्तन करने का जो तरीका है वो साधारण है, कहने का बहुत लचीला है, आसानी से परिवर्तन हो जाता है, या उसको परिवर्तन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संविधान उसकी शर्तें बहुत ही कठिन हैं। तो ये इस आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? 2, लचीला और कठोर। लचीले संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। लचीले संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो, अर्थात जिस संविधान में सरलतापूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हो उसे लचीला संविधान कहते हैं। इसे परिवर्तनशील या नमनीय, ध्यान दें शब्द पर भी, नमनीय संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। वहाँ जिस प्रकार साधारण कानून बनाए जाते हैं, इस बात पर ध्यान दें, वहाँ जिस प्रकार साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लचीले संविधान की प्रशंसा किसी ने करते हुए कहा है, वो विद्वान है लॉर्ड ब्राइस। लचीले संविधान को उसके आकार को भंग किए बिना संकट का सामना करने के लिए, संकटकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण होता है, संकट का सामना करने के लिए फैलाया या घुमाया जा सकता है, और जब संकट का समय निकल जाए तो वह पुराने अपने स्वरूप में उसी में उस वृद्ध की भांति, उस वृक्ष, यहाँ वृद्ध लिखा हुआ गलत है, उस वृक्ष की भांति धारण कर लेते हैं जिसकी बाहरी शाखाओं को ऊंची गाड़ी निकलने देने के लिए एक ओर खींच दिया गया हो। इसी प्रकार गार्नर ने यह परिभाषा दी है लचीले संविधान की। लचीला संविधान वह है जिसको साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता प्राप्त नहीं है और जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख या अधिकांशतः परंपराओं के रूप में हो। आगे बढ़ते हैं। लचीले संविधान के कुछ गुण हैं, कुछ प्रमुख गुण इनमें पढ़ लेते हैं आगे। राजनीतिक प्रगति के अनुकूल क्रांति की संभावना नहीं है। राजनीतिक जीवन का सच्चा प्रतिबिंब, संकट काल के लिए उपयुक्त लेखबद्धता अनिवार्य नहीं, वो लिखित अनिवार्य नहीं है इसके लिए, यही बात है। लचीले संविधान के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। राजनीतिक जीवन में
अस्थिरता, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं, राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना, संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं। लचीले संविधान की आलोचना करते हुए वही अमेरिकी विद्वान टॉमस पेन ने क्या कहा है अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में, यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वे उस लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर संविधान दो प्रकार के होते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर, एक लचीला और दूसरा कठोर। तो कठोरता के बारे में, कठोर संविधान के बारे में पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। लचीले संविधान के विपरीत कठोर संविधान में परिवर्तन करना कठिन होता है। कठोर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल होती है, अतः उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिखित संविधान ही कठोर हो सकता है। लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। अमेरिकी संविधान कठोर संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। कठोर संविधान के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। स्पष्ट एवं निश्चित, राजनीतिक जीवन में स्थिरता, नागरिक अधिकारों की रक्षा, संविधान के सम्मान में वृद्धि, संघात्मक राज्यों के लिए अनिवार्य, ये भी पॉइंट ध्यान रखें, हड़बड़ी में जो किए जाने वाले परिवर्तनों से सुरक्षा, तो जो जल्दबाजी में परिवर्तन किए जाते हैं, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, उससे भी सुरक्षा, और दलीय हड़पों से सुरक्षा। दलीय झड़पों से सुरक्षा, इसका अर्थ ये है कि सपोज किसी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा है, वो उसके अनुसार संविधान में संशोधन करना है, फिर कोई दूसरा राजनीतिक दल आया सत्ता में, उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार परिवर्तन किया, तो उस प्रकार की दलीय झड़पों से भी सुरक्षा करता है कठोर संविधान। कठोर संविधान के प्रमुख दोष भी निम्नलिखित हैं। क्रांति का कारण, जब कोई चीज़ रिजिड हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, तो उसमें जब परिवर्तन करना संभव ना हो और जनता की इच्छा हो तो वो क्रांति का एक कारण बन जाता है। राजनीतिक विकास में बाधक, जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं, न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव। अब आगे पढ़ लेते हैं कि आदर्श संविधान के क्या गुण होने चाहिए। या आदर्श संविधान के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होने चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल संविधान की आवश्यकता नहीं है, संक्षिप्तता होनी चाहिए। सुनिश्चितता होनी चाहिए, एक निश्चित संविधान होना चाहिए। लिखित किंतु परंपराओं को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए। स्थायित्व होना चाहिए, स्थायित्व और परिवर्तनशीलता में समन्वय होना चाहिए, मतलब स्थायी भी हो लेकिन सामान्य रूप से उसको परिवर्तित भी किया जा सके। लचीला और कठोरता का, नमनीय एवं कठोरता का मिश्रण होना चाहिए। भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का समावेश, उल्लेख होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ये क्या है, आदर्श संविधान के उदाहरण हैं। तो चलिए, ये था आज का संविधान का थ्योरेटिकल सेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विद्वान अमेरिकी हैं, तो इनका नाम है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए टॉमस पेन, ऑप्शन बी फाइनर, ऑप्शन सी जेलिनेक, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी हरमन फाइनर, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी डाइसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हरमन फाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन यह स्वीकार करता है संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए पाइली, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी CF स्ट्रांग और ऑप्शन डी डाइसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CF स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा संविधान राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है? ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जेलिनेक, ऑप्शन डी हरमन फाइनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरमन फाइनर। यहाँ फाइनर लिखा है लेकिन पूरा नाम हरमन फाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह कथन किसका है कि लिखित तथा अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं? ऑप्शन ए CF स्ट्रांग, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गार्नर। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दें इस बात पर कि सही नहीं है, आपको सही नहीं देखना है। तो ऑप्शन ए, एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए जाने वाले परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात तो सही है कि ऐसा होता है। एक कठोर संविधान दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी, एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों हेतु उपयुक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये कथन गलत है। तो इस प्रकार, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी टॉकविले और ऑप्शन डी ब्राइस। मैंने दो नाम बताए थे आपको जो ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वह है टॉकविले और दूसरा है अमेरिकी विद्वान टॉमस पेन। ये फ्रांसीसी विद्वान है। तो ये दोनों ही क्या स्वीकार नहीं करते हैं? ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व को। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी टॉकविले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक कठोर संविधान वह है जिसे, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, संशोधित नहीं किया जा सकता। इस कठोर संविधान को किया जा सकता है भाई, लेकिन उसके तरीके थोड़े कठोर हैं, कठिन हैं। बी, 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। नहीं, ये भी बात नहीं है। 2/3 ये तो किसी भी संविधान में लिखा हुआ है। 2/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। वो जो भी शर्तें हैं उस संविधान में तय हो। विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो लचीले संविधान में होता है। विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। तो वही जो लचीले संविधान में ये व्यवस्था है कि विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित हो सकता है लचीला संविधान, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि संशोधित नहीं हो सकता। तो इसलिए राइट आंसर कठोर संविधान के लिए यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, इजराइल, ब्रिटेन इत्यादि देशों में लिखित संविधान नहीं है। नंबर 10। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से किस देश का संविधान कहा जा सकता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। भारत का संविधान तो मिश्रित है, लचीला और कठोर का मिश्रण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कठोर है और चीन का भी लगभग कठोर ही है। तो लचीला संविधान कौन सा है सर्वश्रेष्ठ? ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 11। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है, या यह किसका कथन है? ऑप्शन ए जेलिनेक, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी ब्राइस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जेलिनेक। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान होता है। तो ऑप्शन ए, मतलब इसका ये पूछने का अर्थ ये है कि संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान इनमें से कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए निर्मित व विकसित, तो ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार, लिखित व अलिखित। किसमें? ऑप्शन बी लिखित व अलिखित। इसमें क्या है कि कानून और प्रथाओं का कितना अनुपात है इसमें। ऑप्शन सी लचीला व कठोर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिवर्तनशीलता, तो किस आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, आसानी से या कठोरता से? तो किस प्रकार का संविधान है? लचीला और कठोर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का निर्माण कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले हमने यही बताया था आपको। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से आदर्श संविधान का लक्षण नहीं है। तो मैंने ये आपको लास्ट में सबसे क्या बताए थे? आदर्श संविधान के लक्षण या उनकी विशेषताएं। तो ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका आदर्श संविधान की विशेषता या लक्षण है। लिखित किंतु परंपराओं का उचित स्थान, ये भी उसकी विशेषता है। संक्षिप्तता उसकी विशेषता थी। अत्यधिक कठोर नहीं, कठोर और लचीले का मिश्रण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अत्यधिक कठोर, क्योंकि ये आदर्श संविधान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दो प्रकार के संविधान थे, निर्मित और विकसित। निर्मित संविधान एक निश्चित समय में संविधान सभा ने बनाया हो या कोई व्यक्ति ने भी बना दिया हो, किसी इंडिविजुअल ने, तो उसे संविधान को क्या कहते हैं? निर्मित संविधान। लेकिन ये कैसा संविधान है? विकसित संविधान। तो विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।